अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैद ताहिर और नदीम अंसारी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खेलों की खबरों का आगाज करेंगे हम यहीं कतर वर्ल्ड कप 2022 की खबरों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि इस यादगार टूर्नामेंट का हिस्सा बने और इसको याद रखें न सिर्फ आप बल्कि आपके दोस्त भी कि हाँ हमारा कोई दोस्त था कतर में कि जिसने हिस्सा लिया था 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में, तो आपके पास ये मौका है जो खत्म होने वाला है। और फीफा ने ऐलान किया है, बल्कि यहाँ पर जो कतर की कमेटी है, मुंतज़िमा कमेटी, उसने ऐलान किया है कि जल्द ही अब वो विंडो बंद कर दी जाएगी जिससे हो करके आप वॉलंटियर बन सकते हैं। जी हाँ, 20,000 वॉलंटियर्स चाहिए 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के तमाम काम काज को संभालने के लिए। और उसके लिए फिलहाल तो रास्ता खुला है और आप चाहते हैं कि इसका हिस्सा बने तो जनाब volunteer.fifa.com/invite/FWC यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये है वो रास्ता और उसका उन्वान, उसका पता जहां से जाकर के आप शामिल हो सकते हैं 20,000 के उस बड़े ग्रुप में जो कि 2022 वर्ल्ड कप के पूरे कामकाज को देखेगा। बस शर्त इतनी है कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए या एटलीस्ट 1 अक्टूबर तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। और फिलहाल इंटरव्यूज चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बाद और ये सिलसिला खत्म हो जाएगा सितंबर में। इंग्लिश आपको आनी चाहिए और कम से कम 10 शिफ्ट आप फराहम कर सकते हो, यानी कि 10 शिफ्ट का काम आप कम से कम कर सकते हो। तो ये एक लाइफ टाइम चांस है हम सब के पास वॉलंटियर करने के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन एक खास किस्म की यूनिफॉर्म मिलेगी, एक गिफ्ट मिलेगा और सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि दुनिया भर से आए हुए लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, क्योंकि मुख्तलिफ तरीके के काम दिए जाएंगे। कुछ लोग स्टेडियम के बाहर होंगे, कुछ अंदर होंगे, कुछ फैन जोन में होंगे, कुछ होंगे एयरपोर्ट में, कुछ होंगे दीगर मेट्रो और दीगर जो ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स हैं उनमें, और कुछ के कुछ और काम होंगे, कुछ टिकटिंग में होंगे वगैरह वगैरह। तो हर जगह आपका पाला पड़ेगा फैंस के साथ और एक नई जबान, एक नए माशरे के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। कतर वर्ल्ड कप फुटबॉल में बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में पहला ऐसा मौका है कि जब सर्दियों के दिनों में ये टूर्नामेंट मुनाकिद हो रहा है, और उसकी वजह से यानी कि नवंबर दिसंबर में होने की वजह से यूरोप में होने वाली जितनी लीग्स हैं और दुनिया के दीगर खित्तों में होने वाले जो मुकाबले हैं वो तमाम के तमाम मुतासिर होंगे, क्योंकि इस दौरान वो तमाम के तमाम मुकाबले रोक दिए जाएंगे क्योंकि उनके खिलाड़ी नेशनल टीम का हिस्सा हैं। अब जो ताज़ा खबर इस हवाले से आई है, जो कि अगर हुई और तो पहली बार होगी, और वो ये है कि जो चेंजिंग रूम होता है प्लेयर्स का, वहां पर भी फीफा सोच रहा है कि क्यों ना कैमरे लगा दिए जाएं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इन खिलाड़ियों के चाहने वाले देखना चाहते हैं कि जब खिलाड़ी आपस में बैठते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं और उनका जो स्टाफ है वो उनको कैसे मोटिवेट करता है और कैसे वो तैयार होते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि रग्बी में ये चीज मौजूद है। रग्बी के खिलाड़ी और उनके जो चेंजिंग रूम है उनमें कैमरे लगे होते हैं और उनको डायरेक्ट टेलीविजन पर दिखाया जाता है। इससे पहले यहाँ पर ऑफ साइड को चेक करने के लिए भी एक टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर दिया गया है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयारियां सारी टीमें कर रही हैं। कतर की टीम भी किसी से पीछे नहीं है और अब ऐलान ये किया गया है कि 3 दोस्ताना मैचेस खेलेगी कतर की टीम सितंबर के महीने में, और ये दरअसल है थर्ड फेज उस प्रोग्राम का जिसके तहत तैयारी कर रही है कतर की टीम। और ये जो तीनों मैचेस हैं उनमें से 2 का तो हमें पता है कि कब और किसके खिलाफ। तीसरे मैच का ये कहा गया है कि हम ऐलान करेंगे। पहला मैच होगा 23 सितंबर को और ये होगा कनाडा की टीम के साथ। उसके बाद चिली की टीम के साथ 27 सितंबर को मुकाबला होगा और ये दोनों मुकाबले होंगे ऑस्ट्रिया में। कतर की कौमी फुटबॉल टीम ग्रुप ए में है, जहां उसके साथ इक्वाडोर, सेनेगाल और हॉलैंड की टीमें हैं। और पहला मैच जिससे कि टूर्नामेंट का आगाज होगा 21 नवंबर को खेला जाएगा अल्बैत स्टेडियम में, और ये मुकाबला कतर और इक्वाडोर की टीमों के दरमियान होगा।
अगर हम बात करें अरब प्लेयर्स की कि जिन पर नजरें होंगी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में, उनमें कतर के अकरम अफीफ जो कि असद के लिए खेलते हैं और कौमी टीम के मरकजी किरदारों में से एक हैं। एशिया के बेस्ट प्लेयर रह चुके हैं 2019 के, इसके अलावा 2021-2022 के फुटबॉल सीजन के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी उनको मिल चुका है। इससे पहले 2018-2019 और फिर 2019-2020 सीजन में भी उनको बेहतरीन प्लेयर का अवार्ड दिया गया था। अल मुइज़ अली दुहैल के स्ट्राइकर हैं और कौमी टीम के भी, और वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने 3 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में और 3 मुख्तलिफ टूर्नामेंट में गोल किया है। कोपा अमेरिका 2019 में उन्होंने गोल किया, एशियन कप 2019 में उन्होंने गोल किया और फिर कॉनकाफ गोल्डन कप के मैचों में भी उन्होंने गोल किए। 3 मुख्तलिफ टूर्नामेंट, 3 मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट और खिलाड़ी एक जिसका नाम है अल मुइज़ अली, जो कि स्पायर एकेडमी के प्रोडक्ट हैं। सालिमत दोस्री सऊदी अरब के हैं, अल हिलाल के लिए खेलते हैं, उन पर भी नजर होगी और वो सऊदी अरब की फुटबॉल तारीख के महंगे 3 प्लेयर हैं। 13 मिलियन रियाल के बदले उनको साइन किया गया या उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया गया था सऊदी अरब की टीम की जानिब से। अशरफ हकीमी एक और खिलाड़ी हैं जो कि पेरिस सेंट जर्मन PSG के लिए खेलते हैं और मोरक्को के हैं, इन पर भी नजर रहेगी। ये 2022 में अफ्रीका के बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा एक और छोटे से खूबसूरत से और बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं हनाबल अल मुजबरी, जिनका ताल्लुक है ट्यूनिशिया से, और उन पर भी नजरें रहेंगी 2022 के फुटबॉल कप के मैचों में। बायर्न म्यूनिख और जर्मनी के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को आजकल एक मसला है, उनको धमकियां मिल रही हैं इंटरनेट पर कि अगर तुमने टीम हमारी छोड़ी और बार्सिलोना में जाने का सोचा तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। जी हां, बड़ी सीरियस किस्म की धमकियां मिल रही हैं। इतना इश्क होता है लोगों को, बाज चाहने वालों को, कि वो कहीं और आपको जाते हुए देख ही नहीं सकते। अलबत्ता लेवांडोव्स्की को उम्मीद है कि वो बार्सिलोना के लिए खेल सकेंगे और अब एक रिपोर्ट, अखबारी रिपोर्ट ऐसी आई है कि बार्सिलोना 50 मिलियन यूरो देने के लिए तैयार है कि पॉलिश खिलाड़ी को खेलने की इजाजत मिल सके। पोलैंड के हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, खेलते हैं बायर्न म्यूनिख के लिए और अब खेलना चाहते हैं बार्सिलोना के लिए, और धमकियां भी सर पे हैं। देखते हैं कि अब अगले दिनों में क्या खबर आती है इस हवाले से। अलबत्ता रहीम स्टर्लिंग का तो हो गया है भाई पक्का सौदा, मैनचेस्टर सिटी से निकल के आ गए हैं वो अब चेल्सी में। जी हां, चेल्सी ने बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है कि 2027 तक हमें रहीम स्टर्लिंग की खिदमात हासिल हो गई हैं और इसका भी इम्कान है कि अगले सीजन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाए। और यूं अब रहीम के चाहने वाले जो कल तक मैनचेस्टर को सपोर्ट करते थे, शायद अब चेल्सी के सपोर्टर बन जाए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स अमेरिका में 15 से 24 जुलाई के दरमियान खेली जा रही हैं, हो रही हैं। ओरेगन सूबे में ये होंगे मुकाबले और इसमें दुनिया भर से जो एथलीट्स हैं हिस्सा ले रहे हैं और कतर के मोअत्तज़ बरशिम भी यहां अपने फन का मुजाहरा करेंगे और उम्मीद है कि वो हाई जंप का जो रिकॉर्ड है उसका दिफा कर सकेंगे। अभी हाल में आपको याद होगा कि टोक्यो में उन्होंने जीता था सोने का तमगा और उम्मीद यही है कि यहां से भी वो सोने के तमगे के साथ ही आएंगे। उसके अलावा कतर की जानिब से फीमी ओगो नोदी हैं जो कि 100 मीटर और 200 मीटर के दौड़ के मुकाबले में हैं। फिर मुसाब आदम आपको नजर आएंगे जो कि 1500 मीटर दौड़ के मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। अलबत्ता अब्दुर्रहमान सांबा जो कि 400 मीटर हर्डल्स में हिस्सा लिया करते थे, जख्मी होने की वजह से इस बार वो नहीं खेलेंगे। चलते हैं टेनिस की दुनिया में, बात करेंगे पहले साबिक आलमी नंबर 1 और मशहूर जमाना रॉजर फेडरर का। रॉजर फेडरर पिछले 1 साल से कोर्ट में नहीं है। लास्ट टाइम जब वो नजर आए थे तो विंबलडन में पिछले साल नजर आए थे। इस साल विंबलडन भी गुजर गया और रॉजर फेडरर कहीं नजर नहीं आए। और अब हालिया जो रेटिंग जारी की है टेनिस की इंतजामिया की जानिब से, जो कि पूरी दुनिया के टेनिस प्लेयर्स को रेगुलेट करते हैं, उसमें रॉजर फेडरर का नाम नहीं है।
और ऐसा पहली बार हुआ है। 16 साल के थे रॉजर फेडरर जब से उनका नाम इस फहरिस्त में था, अब वो 40 साल के हो गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है उनकी इस प्रोफेशनल तारीख में कि वो इस रेटिंग लिस्ट का हिस्सा नहीं है। और मजीद फेडरर ने इस पर यह कह दिया है कि अब जरूरी नहीं है कि मैं और खेलूं और अब मुझे टेनिस की इतनी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने अखबारी बयानात में यह भी कहा कि मुझे जीतना पसंद है, लेकिन अब मुझ में वो हिम्मत नहीं रही कि मैं मुकाबला कर सकूं, लिहाजा बेहतर है कि मैं रुक जाऊं और अपने बेटे और बेटी के साथ वक्त गुजारूं। बात करते हैं अब साउथ अफ्रीका की, जिसने के विड्रॉ कर लिया है ओडीआई सीरीज से। ऑस्ट्रेलिया में होनी थी ये क्रिकेट सीरीज और खेली जानी थी जनवरी 2023 में, लेकिन साउथ अफ्रीका ने पहले तो ये दरखास्त की थी कि इस सीरीज को, इसके टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए क्योंकि हमारी T20 लीग चलने वाली है डोमेस्टिक। लेकिन ये बात ऑस्ट्रेलियन जो इंतजामिया जब उन्होंने नहीं मानी तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम कर लेते हैं विड्रॉ, और उसका फायदा हुआ ऑस्ट्रेलिया की टीम को, जिससे कि 3-0 की फतह दे दी गई है और पॉइंट्स मिल गए हैं ऑस्ट्रेलिया को। जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो पहले से ही बड़ी पीछे चल रही है, 11वें नंबर पर है। अगर आप टेबल की बात करें, पहली 8 टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी ऑटोमेटिकली ओडीआई सुपर लीग में, जो कि मई में नेक्स्ट ईयर होगा, और वर्ल्ड कप के लिए वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगी जो कि भारत में खेला जाएगा। अब इन 8 टीमों में तो पहले ही साउथ अफ्रीका नहीं है, यानी कि उसको लड़ करके आना होगा, क्वालिफाई करना होगा वर्ल्ड कप के लिए। ऊपर से ये जो पॉइंट्स मिलने थे और कुछ सूरत हाल बेहतर होनी थी वो भी अब नहीं रहे, तो साउथ अफ्रीका को मेहनत अब ज्यादा करना होगी। भारत के जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर, एक मुनफरिद अंदाज के बॉलर बन गए हैं, दुनिया के नंबर 1 बॉलर। जी हां, ओडीआई बॉलर्स की जो ताजा तरीन फहरिस्त है उसमें अब जसप्रीत बुमराह आ गए हैं नंबर 1 पर। अपना करियर बेस्ट उन्होंने लिया था, 19 रन दे करके 6 विकेटें इंग्लैंड की आउट की थी ओवल में। अभी ये मैच खेला गया था कल, और अब जो नई फहरिस्त जारी की गई है उसमें ट्रेंट बोल्ट दूसरे नंबर पर आ गए हैं, शाहीन शाह अफरीदी तीसरे, जॉश हेजलवुड चौथे और मुजीबुर रहमान 5वें नंबर पर आ गए हैं। जो कमाल दिखाया है बुमराह ने, उन्हें ओवरऑल इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बेहतरीन कारकर्दगी वाले भारतीय बॉलर भी बना दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड था आशीष नेहरा के नाम, जिन्होंने 23 रन देकर के 6 खिलाड़ियों को आउट किया था। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें कि किसी भी टीम के खिलाफ जो बेहतरीन कारकर्दगी किसी भारतीय बॉलर की है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो, तो इस फहरिस्त में बुमराह आ गए तीसरे नंबर पर। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है स्टुअर्ट बिनी की, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में सिर्फ 4 रन देकर के 6 खिलाड़ियों को आउट किया था। दूसरे नंबर पर अनिल कुंबले हैं, जंबो ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता में 12 रन देकर के 6 विकेटें हासिल की थी। और तीसरे नंबर पर आ गए हैं जसप्रीत बुमराह, 19 रन देकर के 6 इंग्लिश बल्लेबाजों को ओवल के मैदान पर पैवेलियन लौटाया। आशीष नेहरा अब आ गए चौथे नंबर पर, और उनके बाद 5वां नंबर है कुलदीप यादव का। इंग्लैंड के खिलाफ नोटिंघम में 25 रन देकर के 6 विकेटें उन्होंने भी ली थी। इसी मैच में एक और जोड़ी का रिकॉर्ड, और वो एलीट जोड़ियों में आ गई है, और ये जोड़ी है शिखर धवन और रोहित शर्मा की, जिन्होंने मिलकर के बहैसियत जोड़ी के यानी कि पार्टनरशिप करते हुए 5000 से ज्यादा रन बनाए हैं, और 5000 से ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ियों में चौथे नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा रन हैं सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर इस जोड़ी के नाम, 136 इनिंग्स में 6609 रन, जिसमें 21 सेंचुरी पार्टनरशिप और 23 हाफ सेंचुरी। उसके बाद दूसरे नंबर पर एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, 5372 रन। मजमूई तौर पर गॉर्डन गिनेज और डेविड और हैनिस को कौन भूल सकता है, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, और 102 इनिंग्स खेलते हुए 5150 रन इन दोनों खिलाड़ियों के नाम हैं। और चौथे नंबर पर शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी 5108 रनों के साथ। इसी मैच में एक और खिलाड़ी भारत के जिन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया, और यह है मोहम्मद शमी। जी हां, फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी अब कम से कम इनिंग्स में 150 तक पहुंचने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, नंबर 2 पर आ गए हैं।
बल्कि नंबर 3 पर आ गए हैं। सबसे कम मैचेस या सबसे कम इनिंग्स 77 हैं जो कि मिचेल स्टार्क की हैं 150 विकेटों तक पहुंचने के लिए। उसके बाद सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान की 78 इनिंग्स उन्होंने खेली थी। राशिद खान अफगानिस्तान के 80 और मोहम्मद शमी इनकी भी 80 इनिंग्स 150 तक पहुंचने वाले। और तीसरे नंबर पर हैं न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 81 इनिंग्स के साथ। और इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर और हमारे आज के तकनीकी माविन नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।